जी बच्चों, ये एसएनपीओ का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या कहानी कही गई है। कहता है कि रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाओ और कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड मालूम करो फॉर कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 23। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं कही गई। ये क्वेश्चन था जिसके अंदर एक हिसाब से करेक्शन ऑफ एरर का टच दिया गया किसके अंदर, एसएनपीओ। एक बात याद रखिएगा, जितने भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है ना, फाइनल अकाउंट से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब में करेक्शन ऑफ एरर आ सकती है। मैं जितनी चाहूं करेक्शन ऑफ एरर इस टॉपिक के अंदर हम कर सकता हूं। मींस पूरा करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर उठाऊं और इसके अंदर फेंक दूं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। मैंने गलतियां कर दी हैं जनाब, सही करो, सही बना दो, ये उसका एक है। तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक करेक्शन ऑफ एरर और एक एनपी। पढ़ते हैं जी, कहानी क्या है। कहता है एक क्लब है, एनपीओ है, ये कंपनीज एक्ट के तहत क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। कंपनीज एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होता है ना एनपीओ, इसके ऊपर लाजिम है कि ये एएसएनपीओ भी फॉलो करे और आईएफआरएस भी फॉलो करे। और अगर लड़ाई हो गई दोनों में, इन दोनों में कहीं पे लड़ाई होगी, तो फिर कौन सा फॉलो होगा, आईएफआरएस फॉलो। फिर ये बड़ा भाई है तो बड़े भाई को फॉलो किया जाएगा। डन। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर फलाना ढमकाना, फॉलोइंग आर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। 31 दिसंबर 23 इनकम, कंट्रीब्यूशन फॉर एंडोमेंट फंड, कंट्रीब्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इवेंट बेस्ड नेट इनकम, कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल फंड, टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम। ये कोई 5-7 इनकम दी गई, उनका टोटल दे दिया गया। एक्सपेंडिचर कहता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड 325, कंट्रीब्यूशन यहां से कहीं पे आई, वहां से जनरल फंड में कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर की गई। इंटरनल ट्रांसफर टू रिसर्च फंड है, सैलरी एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंसेस है। बड़ी मेहरबानी है। और नेट हो गया हमारे पास। फिर नीचे दिया गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। कहता है जनरल फंड है, ओपनिंग है, सरप्लस आया, कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड किया। अच्छा, ये इधर एक्सपेंडिचर के तौर पर लिख दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, कुछ ऐसा कहानी कर रहा है। कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड, नहीं यहां पर जनरल फंड में एडअप कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड, जनरल फंड में जा रहा है, कह रहा है ऊपर जो कंट्रीब्यूशन आई है ये जनरल फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होनी है यार, ये अलग से तो कहानी है ही नहीं। और जो सा भी सरप्लस होगा उसने कहां पे जाना है, जनरल फंड में ही तो जाना है। तो ये तो ऐसे जिसको कहते हैं पंजाबी चवली मारी है, तो उसने तंग ही किया ना। करेक्शन ऑफ एरर मींस तंग करना है कि गलत चीजें बयान कर देना है। कैसे एक्सपेंडिचर है, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एक्सपेंडिचर है? बेटा अब ये लिख दिया है, अब ये रिलेट करो ना। जनरल फंड में ट्रांसफर करना तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा तो नहीं है, ये तो एक जस्ट ट्रांसफर हो रहा है। इंटरनल ट्रांसफर टू रिसर्च फंड 30,000, ये भी यहां पर एक्सपेंस लिख के यहां पर लिख दिया गया। और ये आपको रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि यार ये ट्रांसफर होना है, ठीक है होना है, लेकिन कैसे करना है, क्या ऐसे ही करना है या किसी और तरीके से करना है। फंड फॉर कंस्ट्रक्शन आ रही है 2 लाख, ओपनिंग आ रहा है, एंडोमेंट भी ओपनिंग दिया हुआ है। अब इंफॉर्मेशन जब तक हम पूरी पढ़ेंगे नहीं, हम सही चीज नहीं बना सकेंगे। नेक्स्ट है जी, जी बेटा, हाँ जी, क्या मैं पूरा ही करवा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ तो लूं, पूरा प्रॉपर ही होगा,
कोई एक भी चीज़ ऐसी हो जो पूरी प्रॉपर ना हो तो आप कहिएगा मैं पूरा उधर भी करवा दूंगा, अगर इधर नहीं होगी तो प्रॉपर। ठीक है, 100% स्टेप टू स्टेप होगी। जैसे जिन स्टेप्स के तहत आपको पेपर में परफॉर्म करना है उन स्टेप्स के तहत ही होगी। मेरी आदत डिस्कशन की भी यही है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले जाता हूँ डिस्कशन में भी, कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने। पहली एडजस्टमेंट, फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Fund for construction of new library is contributed by a company from time to time. The library was completed at total cost of 6 lakh on 1st July 23, mid of the year. Life of setup is 20 years. No depreciation was charged for the year. Investment income earned on the surplus includes cash pertaining to fund for construction was 8,000. कंस्ट्रक्शन के लिए 8,000 वाले भी थे। The company has also established an internal research fund. Company transfers certain amounts every year to that fund. हर साल क्या करता है, उस फंड में लिख देता है। Investment income of such fund earned during the year was 6500. Fund specific expense charged to income किधर गया, and expenditure are 8800 included in other expenses. At the start of the year the subscription was net receivable 50,000 and at the end it was net closing advance 7600. receivable written off during the period कितने हैं, 5000। इसका मतलब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन की कहानी। एंडोमेंट फंड एस्टैब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर ओल्ड हाउस। एंडोमेंट क्या जी, ओल्ड हाउस बना रहे हैं पुराने बंदों के लिए। एस्टैब्लिश फॉर द ओल्ड पीपल, द कंट्रीब्यूशन आर नॉट अलाउड टू बी स्पेंट। ये कंट्रीब्यूशन जो है ये स्पेंट नहीं करनी। एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम आर अलाउड। इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द फंड इन्वेस्टेड फ्रॉम एंडोमेंट। इन्वेस्टमेंट इनकम from funds invested from the endowment fund is 15,000, whereas expenses incurred from the fund is 11,560. These expenses are included in other expenses in income and expenses. On 1st January 23, NPO received a loan under government support scheme whereby the loan of 100,000 is provided at the markup rate of 5% per annum, whereas the market rate of interest for similar loan is 12%. The loan is for immediate financial support and is repayable on 31 December 23. The loan was recorded at 1 लाख। The loan amount यानी कि 1 लाख के ऊपर लिखा गया। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कहानी खत्म कर दी गई। Internal auditor of the organization thinks that there are a lot of mistakes in the both statements. You are required to prepare revise. अब आपने बताना है क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। जी डन। फरमाइश आई थी बोर्ड के ऊपर करवा दें। यार बोर्ड सही नजर आ रहा है नहीं? हाँ आ जाएगा, लिखा जाएगा। हाँ क्योंकि ज़्यादा मज़ेदार काम है, ऐसे कर दिया जाए। कुछ वर्किंग जो है हम डायरेक्ट देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को उठाना कैसे है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है जी, आपकी फरमाइश के ऊपर सबसे पहला काम क्या करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या कर दो, फॉर्मेट बना दो। क्या लिखोगे आप, इनकम एक्सपेंडिचर्स। यहां पर क्या लिख दोगे, सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट। एक ये काम करना है, दूसरा आपने करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। बेटा जी बस यहां तक नजर आना चाहिए, उधर की कहानी नहीं पता चले उधर की कहानी आपने बस ऐसे लिख दी है, रिकॉर्डिंग में अंदर ले आए हैं।
यार ये मार्कर फोट हो जाते हैं पता नहीं क्यों। दूसरा काम क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, सोना, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, इसके 3-4 कॉलम बना दोगे। एक इसके अंदर आएगा आपका जनरल फंड, एक इसमें आ जाएगा आपका एंडोमेंट फंड। ये होता है रेस्ट्रिक्टेड, क्या होता है जी, और रेस्ट्रिक्टेड होता है एक्सटर्नली। है नहीं पता तुम्हें, एनपीयू नहीं पढ़ा, बस फिर एनपीयू तो 15 मार्क्स तक क्वेश्चन पक्का आना ही। क्या पिछली बार 18 का, उससे पिछली दफा कितने का था? तो अब आपने ये लगाया हुआ है यार, उससे पिछली दफा 10 मार्क्स था, पिछली दफा 18, इस दफा फिर 10 आएगा, तो 10 का वैसे ही यार 10 मार्क्स से भेज दो तो 3-4 ला ही लाएंगे, कहानी खत्म है। ये सोच के आपने एनपीओ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इंशाल्लाह 15 मार्क्स से ऊपर का आएगा। हाँ, एग्जामिनर काम डोज देता है। नहीं करनी चाहिए, 8 मार्क्स की, 9 मार्क्स की एनपीओ। सर इसमें बहुत आसान है, एनपीओ में बहुत आसान है। सर अभी टाइम नहीं है। हाँ अब तो टाइम नहीं है, अब तो बस 7-8-10 दिन रह गए हैं। अच्छा जी, अब आपने क्वेश्चन को उठाना है। एक होता है इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड वो होता है जो आपने इंटरनली रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है, ठीक। एक्सटर्नली मींस बाहर वाले बंदे ने रेस्ट्रिक्शन लगाई, इंटरनली मींस आपस में बीओडी ने डिसाइड किया और रेस्ट्रिक्शन लगाई। ये फंड सिर्फ इस काम में इस्तेमाल होगा। हाँ, ये फंड सिर्फ इस काम में इस्तेमाल होने हैं। हाँ, अब इसमें सबसे आसान एडजस्टमेंट कौन सी है, क्वेश्चन ये है जो सब उससे आसान आपको आती है। सब्सक्रिप्शन है, वो तो आती है ना। हाँ चलो जी, सब्सक्रिप्शन आती है तो बस सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें क्या करो, उठाओ और डील करो। तो मैं डील कर देता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास अवेलेबल है, किधर है जी, कौन सी एडजस्टमेंट थी? 4th, एज स्टार्ट ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन वाज नेट रिसीवेबल 25,000 और इट वाज नेट क्लोजिंग एडवांस 7600, ठीक। और 5,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है, राइट ऑफ भी किया है। तो आप ये वाली 3 इंफॉर्मेशन तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और लिख देंगे। ओपनिंग 25,000 रिसीवेबल, क्लोजिंग इन एडवांस 7600, बैड डेट 5,000। क्या बैड डेट हो गए 5,000? क्या ये एक्सपेंस है? जो ही पता चला ये क्या है, एक्सपेंस हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, बैड डेट लिख दोगे 5,000 है। इंफॉर्मेशन को क्या करना है, पूरा करना है। बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, डन। अब ओपनिंग एडवांस कोई भी नहीं था। ऊपर कहीं ना कहीं पे ना रसीट आ रही होगी क्वेश्चन के अंदर, कंट्रीब्यूशन के अंदर बताई होगी। कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,05,000, रिसीव्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड लिखा हुआ है। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट आनी चाहिए, यहां पे डायरेक्टली लिखना गलत है। तो इसे ले जाओगे आप, यहां से उठाओगे और कहां पर ले जाओगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 105 चली जाएगी उधर। टिक जरूर लगाना है कि मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन ले ली है। यहां से एंट्री एक बन जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 77,400 बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये इनकम बन जाएगी 77,400 और जाके लिखोगे इनकम में 77,400 सब्सक्रिप्शन। जो सी चीज आती है वो करते चले जाओ। आपने कहा जनाब ये वाली चीज आती है, कर दी, बस दिमाग खोल के रखना है।
ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिख दो, इनकम बनी है तो इनकम में लिख दो। ये वाली कहानी आसान कहानी क्या होगी, खत्म। अब आपने बताना है नेक्स्ट क्या चीज ली जाए, नेक्स्ट किस एडजस्टमेंट को करना चाहिए है। आप किसको करेंगे, 4 नंबर एडजस्टमेंट हो गई है, अगली कौन सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए? दो। सर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई सी पहली का। हाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ भी सकता है, गौर से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सारी एडजस्टमेंट्स को गौर से पढ़ना पड़ेगा। देखा ये जाता है इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट कौन सी है, जिसका कोई रिलेशन दूसरों से नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम पता नहीं कौन कौन सी जगह पे उसने कहानियां की हुई हैं, 2-3 कहानियां हमने पढ़ी हैं। इसका मतलब है वो करना थोड़ा सा क्या है, बेवकूफ़ी वाली बात है, थोड़ी सी क्या है, बेवकूफ़ी वाली बात है। पॉइंट नंबर 3, द कंपनी हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एन इंटरनल रिसर्च फंड। क्या बनाया हुआ जी, रिसर्च फंड, इंटरनल रिसर्च फंड है। कंपनी ट्रांसफर सर्टन अमाउंट्स एवरी ईयर टू दैट फंड। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो ट्रांसफर होना है ना, सर्टन अमाउंट ट्रांसफर जो होनी है वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में से हो सकती है, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड में, और कहीं से नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सच, वंस अगेन इसमें भी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, ऑन सच फंड अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इतनी है। फंड स्पेसिफिक एक्सपेंसेस चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर 8800। यहां पर एक्सपेंसेस भी हैं, इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंसेस। ये खर्चे भी नेट एसेट में आने हैं, इसकी इनकम भी नेट एसेट में जानी है, और कोई ट्रांसफर है तो वो भी नेट एसेट में जानी है। जिसकी खेल उधर ही, इंटरनल रेस्ट्रिक्टेड फंड, रिसर्च फंड आ गया। क्या आ गया, रिसर्च फंड। अब यहां पर कुछ लाइंस आएंगी, क्या आएंगी, ओपनिंग आएगा, आपका सरप्लस आ जाएगा कि सरप्लस ट्रांसफर होके आ रहा है, आपकी इनकम आ जाएगी, आपका एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक, इन सब की नेचर भी क्रेडिट ही है। सरप्लस भी ऐड हो रहा होगा, इनकम भी ऐड हो रही होगी, एक्सपेंसेस लेस हो रहे होंगे। अब जो जो सी इंफॉर्मेशन है वो उठाएं, एक जगह से निकाल लें, दूसरी जगह पर लिख दें। आपने कहा उसका काम करना है रिसर्च का, तो ओपनिंग कहीं ना कहीं पे दिया होगा नेट एसेट्स में। रिसर्च फंड, रिसर्च फंड 125, ट्रांसफर टू रिसर्च फंड 30 है। ठीक, तो एक ट्रांसफर की भी एंट्री आ जाएगी, ट्रांसफर। ओपनिंग कितना, 125, ये 125 आ जाएगा। 30 ट्रांसफर हो रहा है तो जनरल फंड में से निकलेगा और यहां पे ट्रांसफर इन होगा। सॉरी, ये वाला रिसर्च फंड है, ये 30,000 इधर आ जाएगा, इधर से निकलेगा 125 यहां पर आना है। समझ लगी जी? अब आपने ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली, ये वाली भी यूज कर ली, ऊपर से ये जो गलत लिखी हुई है ये भी यूज कर दी, निकाल दिया यहां से। ये रूल है बेटा, लिखा कहीं पे नहीं हुआ, रूल है कि ट्रांसफर करनी है तो जनरल फंड से, या जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं, वहां से ट्रांसफर होनी है। ईयर एंड के ऊपर प्रॉफिट में से क्या ले ट्रांसफर होनी है। जैसे जनरल ट्रांसफर होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ये वैसे की ट्रांसफर है। ये सिर्फ हमेशा यहीं से होनी है, ये इधर उधर से नहीं होनी। ये 30 को ट्रांसफर कर दिया आपने, जो लिखा हुआ था देखा आपने, कहा यार ये तो साइड पर होना। अब अगली चीज कहां कहां से क्या क्या कुछ लेनी है, आपने कहा ये वाली एडजस्टमेंट करना है हमने। कंपनी ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट्स एवरी ईयर टू दैट फंड, ये उधर से वो लिख दिया 30,000। द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सच फंड अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 65। सो इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न ऑन सच फंड्स, इन फंड्स की ऊपर 6500 अर्न किया है, तो ये तो डायरेक्टली उधर ही उसी का हिस्सा बनता है। अब ये कहां पे शो हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम में शो हो रही होगी।
कहाँ पे शो हो रही होगी? 6500 इनकम है और एक्सपेंसेस, पहले इनकम को डील करते हैं। अब इनकम टोटल कितनी आ रही थी? इन्वेस्टमेंट इनकम 50,800। अब हम इसमें से चीजें निकाल कर जो सी जगह पर जानी चाहिए वहां पर लेकर जाएंगे। इसकी एक वर्किंग बनाएंगे कि टोटल 50,800 है, इसको मैं उठाऊंगा वर्किंग में फेंकूंगा 50,800। 50,800 मैंने वर्किंग में फेंका, ठीक। और इन्वेस्टमेंट इनकम जो मेरी कौन सी फंड से रिलेट करती है? रिसर्च फंड से रिलेट करती है, जिसकी मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। मैं यहां से निकाल दूंगा 6500 कि ये यहां पर नहीं आनी, ये कहां पर आनी है? रिसर्च फंड में। यहां पर जाके 6500 यहां पर लिखी जानी है। उधर से मैंने निकाल दिया, तुझे चलता होना, साइड पे हो। इसकी प्रेजेंटेशन कहां पे है? यहां पे है। उठाया और यहां पे लिख दिया, ठीक। अच्छा, फिर आएंगे एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंसेस में भी अदर एक्सपेंसेस हमें 2-3 जगहों पे नजर आए हैं। फंड स्पेसिफिक एक्सपेंसेस चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स 8800 हैं, ये अदर एक्सपेंसेस में लिखे हुए हैं। इसका मतलब अदर एक्सपेंसेस को भी मैं उठाऊंगा 1,05,000, इसकी भी वर्किंग खोल दूंगा कि ये भी मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा। 1,05,000 की वर्किंग मैंने ओपन कर दी, 1,05,000 वहां से निकाल दिए। यहां से क्या किया मैंने? निकाल के एक वर्किंग बना दी मैंने। किधर गया? ऊपर ऊपर ऊपर। मैंने यहां से निकाले, यूज कर दिया, उठा के वर्किंग में फेंक दिया। और अब मैंने एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट डील करना है। किधर गया? एक्सपेंसेस किधर थे? 8800 थे मेरा ख्याल है। कितने थे? 8800 थे, ये मैंने यूज किए 8800 एक्सपेंसेस में से मैं निकाल दूंगा। अब मैं ये वर्किंग वहां पे नहीं बना रहा बेटा, इतना टाइम नहीं है। यहां से निकाल दिए मैंने और इन्हें ले जाके कहां पे लिख दिया? 8800 यहां पे लिख दिया। एक्सपेंसेस से निकल गए, उसकी रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर पहुंच गए। नहीं, जो इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड है ना, उसकी इनकम एक्सपेंसेस वगैरह यहीं पे आने हैं, खर्चे सारे यहां पे आने हैं। जो एंडोमेंट है इसके खर्चे ऐसा नहीं होंगे, इधर सिर्फ इन हो रहा होगा, कोई इनकम आ सकती है, खर्चे इसके होंगे ही नहीं। इसकी जो इनकम है ना वो यूज होनी है आपके जनरल एक्सपेंडिचर्स के लिए, लेकिन इसके ओरिजिनल फंड नहीं यूज कर सकते। अब ये अलग से करके रखने, इनकम का भी कुछ पोर्शन लेकर आ सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने एडजस्टमेंट नंबर 3 कही, आपकी फरमाइश पर मैंने वो वाली पहले डील कर दी। सारी चीजें क्या हो गई? डील हो गई। इसकी एक एडजस्टमेंट पकड़नी है और फिर डील कर देनी है, फिर स्टेप बाय स्टेप काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। समझ लगी है? स्टेप बाय स्टेप, अन्यथा कोई काम नहीं होता, ठीक है जी। तो अन्यथा कोई भी काम नहीं है। अगली चीज, नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम की कहानी है, शुरू हुई है, तो ये भी डील कर देते हैं यार। इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न ऑन द सरप्लस इंक्लूड कैश पर्टेनिंग टू फंड फॉर कंस्ट्रक्शन वाज 8,000। कंस्ट्रक्शन के लिए 8,000 रुपया क्या है? इनकम है। अच्छा जी, अब ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे आए होते हैं ना बिल्डिंग के लिए, ये डेफर्ड लायबिलिटी होती है। क्या होते हैं जी? डेफर्ड लायबिलिटी होते हैं। IAS 20 वाला ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, डेफर्ड लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये फंड फॉर कंस्ट्रक्शन 2 लाख है। ये फिर कहां पे लिखोगे? डेफर्ड लायबिलिटी में जाने चाहिए। कहां पे जाने चाहिए? ये यहां पर नहीं आएंगे, यहां पर
नहीं आएंगे, ये डेफर्ड लायबिलिटी में जा रहे होंगे। डेफर्ड लायबिलिटी कितने हो रही, लायबिलिटी इसमें लिखी जाएगी। डेफर्ड लायबिलिटी में 2 लाख लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो 6000 जो कमाया है ना, या 8000 कमाया है, ये भी इनकम में नहीं लिखा जा रहा, ये भी यहां से निकालो और कहां पे चलता करो इसे, डेफर्ड लायबिलिटी। पैसे आया है ना, पैसा चाहे बाहर वाला बंदा दे दे, चाहे जो फंड थे उससे कमाया, निकाल के किधर लेकर जाओ, डेफर्ड लायबिलिटी में। ये इनकम नहीं है, इनकम में नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो 8000 को भी निकाल देंगे हम, किधर लेकर जाएंगे। अब बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है आपने, लेकिन यहां पर वर्किंग में से क्या कर देंगे, 8000 यहां से निकाल देंगे। आपने यहां से निकाल दिया और इसको लेकर कहां पे चले गए, डेफर्ड लायबिलिटी में ले गए। यहां पर ले जाके 8000 लिख दिया लायबिलिटीज के अंदर, आपकी लायबिलिटी मजीद बढ़ गई। डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट क्या लें, बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। यहाँ मैंने कहा, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट होती तो उससे रिलेटेड मजीद डाटा भी अवेलेबल होता। बस इनकम में से माइनस कर दिया आपने, मैंने लेकिन समझा दिया, उधर ले जाके लिख दोगे। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, आगे बढ़ें फिर। नेक्स्ट क्या चीज़ है? और यार ये तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट थी, ये भी हो गई। अब कंस्ट्रक्शन की कहानी शुरू किया तो कंस्ट्रक्शन की कहानी मुका के छोड़ते हैं। फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइब्रेरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी, किसी कंपनी ने किया। फ्रॉम टाइम टू टाइम द लाइब्रेरी वाज कंप्लीटेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6 लाख। उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 6 लाख रुपए की, ठीक। ऑन 1 जुलाई 23 पर लाइफ ऑफ द सेटअप इज 20 साल। नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज फॉर द ईयर, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। तो क्या यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए? 6 लाख के ऊपर तकसीम 20 ज़रब 6/12 कैलकुलेट हुई होगी यहाँ पे। वैल्यू 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 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000 ही आती है। 6/12 15,000, ठीक है। तो ये वर्किंग फोर में ना जाएं, बूथे के ऊपर काम करें। कहाँ पे करें? फेस के ऊपर। ये आया कितना आए? 15,000, ठीक है जी। अगर ये कंप्लीट हो गई है 6 लाख से, तो इसकी डेफर्ड लायबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन इज दिस। ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी लिख ली हमने 2 लाख थी जी, 2 लाख थी ना, और इनकम में बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इनकम में कन्वर्ट करेंगे। कितनी हो गई डेफर्ड लायबिलिटी? 2,08,000 हो गई है। तो 2,08,000 को डेफर्ड लायबिलिटी टू इनकम 2,08,000 तकसीम 20 ज़रब 6/12। आंसर दें ज़रा, क्या बनता है? शायद कोई और भी आ रहा हो यहाँ पे, अभी वो चीज़ मुकम्मल ना हुई हो। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट नंबर सी भी है ना, रिक्वायरमेंट नंबर सी है, मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी मुकम्मल नहीं हुआ काम, अभी बाकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न 6 लाख, नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, ये वाली आधी एडजस्टमेंट हो गई है इसकी। और रिक्वायरमेंट नंबर सी थी कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड फॉर कंस्ट्रक्शन, मीन्स डेफर्ड लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। तो हमने वो ओपन कर लिया है, वो आइटम नंबर सी है। क्या ले, ये क्या है? सी पार्ट है। अभी 8,000 इसमें आया है, अभी कुछ और भी आ जाएगा, कोई ना कोई पैसे भी आ जाएंगे। कौन कौन सी हो गई जी?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड established by organization is for our house, established for old people. The construction was not allowed to be spent. Contribution expenses to the extent of investment income are allowed. Expenses to the extent of investment income उस हद तक आप कर सकते हैं. Investment income from funds invested from endowment. Investment income from funds invested from endowment fund is 15,000. इनकम कितनी आई? 15,000. Whereas expenses incurred from the fund is 11,560. These expenses are included in other expenses in income and expenditure. ठीक है जी, 15,000 और 11,560 ये लिखे तो उधर ही जाने चाहिए. अच्छा, मैंने इधर लिख दिए हूँ एंडोमेंट फंड से रिलेटेड. उसने ये नहीं कहा कि इसको अलहदा से यूज़ करना है. एक मिनट में दोबारा से एडजस्टमेंट को पढ़ लूँ बेटा. एंडोमेंट फंड एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर ओल्ड हाउस, एस्टैब्लिश्ड फॉर ओल्ड पीपल. द कंट्रीब्यूशन आर नॉट अलाउड टू बी स्पेंट. एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम आर अलाउड. Investment income from the funds invested from endowment fund is 15,000, whereas expenses incurred from the fund is 11,560. These expenses are included in other expenses in income and expenditures. अच्छा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है जो मैंने पहले काम करते हुए काम किया. यहाँ पर एक लाइन का होना ज़रूरी है. क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, साइलेंट है, तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं लिखे जाने एंडोमेंट के. ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है. इसकी इनकम इधर आनी है और एक्सपेंसेस इधर आने हैं. ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाना चाहिए. जो मैंने भी ले गया हूँ ये इधर नहीं जाना चाहिए. ये 15,000 इनकम, 11,560 यहाँ पर नहीं जानी चाहिए. ये इन्वेस्टमेंट इनकम एंडोमेंट की यहाँ पर ही आनी चाहिए. अगर लिखा होता ना इन्वेस्टमेंट इनकम टू बी एडेड टू दी फंड, फिर वो आ जाना था कि इतनी परसेंटेज उसकी इधर लेकर जाओ. उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो इन्वेस्टमेंट इनकम एंडोमेंट यहाँ पर लेकर जाएंगे 15,000 और एक्सपेंसेस फ्रॉम फॉर एंडोमेंट ओल्ड 11,560. बता भी रहे कि एक्सपेंसेस, हाँ, वो बता रहा है कि इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने ये हैं, उधर उधर लिखे गए हैं. तो इनकम में से इनकम निकाल के अलग करके लिख दिया मैंने फेस के ऊपर कि एंडोमेंट की इतनी इनकम आई है, इतने उसके एक्सपेंसेस हुए हैं. ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए. जल्दी में सॉल्यूशन में गलत हो गया हुआ है, यहाँ पर नहीं. और लेकिन यहाँ से हम आउट कर लेते हैं कि एंडोमेंट से रिलेटेड इतने खर्चे हैं और इनकम में से माइनस कर लेते हैं कि इतनी इनकम है जिसे हमने अलहदा से प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज नीडेड. क्या आपकी सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन अलहदा अलहदा सेपरेटली नज़र आए. बात समझ लग गई है जी. तो हमने अलहदा करके निकाल के लिख दिए हैं, लेकिन इनकम के बारे में कह सकता है कि इतनी इनकम यहां पे ऐड होनी चाहिए. लेकिन ये जनरल एक्सपेंडिचर के लिए होती है और ये एक स्कीम है पूरी ओल्ड हाउस की. और ओल्ड हाउस के एक्सपेंसेस और इनकम, ये एक इनकम और एक्सपेंसेस का यहां पर है और कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ कि इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पर आनी है. अप टू दी एक्सपेंसेस वो होने चाहिए. ठीक है जी. तो ये चीज़ आ गई, यहां पर जानी चाहिए. नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? एडजस्टमेंट नेक्स्ट
5 भी हो गई। यस 6 नंबर एडजस्टमेंट, 5 तक हो गया ना काम, ठीक है जी। Expenses incurred from the fund is this. These expenses are included in the other expenses. ठीक है जी। On 1 जनवरी 23 NPO receive एक मिनट, endowment old house service for old people, the contribution are not allowed to be spent. ठीक है। Expenses to the extent of investment income are allowed. Investment to the extent of investment income are allowed. यार दिमाग आउट हुए जा रहा है इसके ऊपर, मैं सोचता हूँ यार, क्योंकि हल्की सी चीज़ें चेंज होती हैं ना तो ट्रीटमेंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग में बाद में दोबारा से लगाता हूँ, पहले 6 नंबर एडजस्टमेंट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 23 एनपीओ रिसीव्ड अ लोन under government support scheme whereby the loan of 100,000 is provided at a markup rate of 5% per annum, whereas market rate of interest for similar loan is 12% per annum. The loan is for immediate financial support and is repayable on 31 December 23. The loan was recorded at 100,000 यानी कि लोन अमाउंट के ऊपर। ये लाइबिलिटी तो होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है हमें क्या रिड्यूस मार्कअप रेट के ऊपर मिले हैं? यहां पर क्या हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 आ जाएगा। IS-20 कहता है कि जनाब अगर आपको रिड्यूस रेट पर मिला है ना तो 12 से 5-7% का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये आपका क्या है, जनरली गवर्नमेंट ग्रांट है। और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, इसका मतलब है फौरी तौर पर इसी साल में लिखो। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये वाला है बेटा, किधर गया, किधर किधर किधर, हाँ जी बेटा जी, बात ये है, इसका तरीकाकार ये है कि हमने 1 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है। क्या लिया है? 1 लाख का लोन लिया है, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वापस साल बाद कितना करना हुआ, 1 लाख फ्यूचर वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ गई, 1,05,000। ठीक, ये जो आपने 1,05,000 निकाला है ना, इसे वापस प्रेजेंट वैल्यू लेकर आना है, प्रेजेंट वैल्यू पर निकालना है, लेकिन अब रेट जो लेना है ना वो अब 12% पर लेना है। $1.12 पे वापस लेकर आओ। क्या प्रेजेंट वैल्यू बनी, 93,750। फिर पहले आगे लेके गया हूँ, फिर पीछे लेके गया हूँ। स्टैंडर्ड ने कहा, IFRS स्टैंडर्ड ने कहा कि ऐसे लेकर जाओ कि जिस रेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है ना उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो, उस फ्यूचर वैल्यू को ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रेजेंट वैल्यू निकालो, किसकी क्या बनती है, और वो बन गई 93,750। 93,750 असल में लोन लिखना है, बाकी क्या है आपका गवर्नमेंट ग्रांट है। ये कह ले इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, 93,750 क्या है, इसकी फेयर वैल्यू है, एक्चुअल में फेयर वैल्यू ड्यू टू द लोन लेस रेट के ऊपर जो मिला है। ठीक है, तो 93,750 मुझे लोन लिखना चाहिए था, इतनी मुझे इनकम लिखनी चाहिए थी, इतना मेरा कैश आना चाहिए था, ये ओरिजिनल एंट्री होनी थी। मैंने क्या कर दिया है, मैंने कैश डेबिट और लोन क्रेडिट 1 लाख पे कर दिया है। इसका मतलब मैं लोन डेबिट कर दूंगा और ग्रांट इनकम 6250 से क्रेडिट कर दूंगा, और फिर इसकी पोस्टिंग करूंगा कि 6250 मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। और ये क्या है, गवर्नमेंट
ग्रांट रिड्यूस्ड रेट। ये एक छोटी सी एग्जांपल है स्टडी टेक्स्ट के अंदर, वहां से एक्सट्रैक्टेड ये वाली एडजस्टमेंट है। IS-20 ये एक एग्जांपल है, हम लोगों ने स्टडी टेक्स्ट उठाकर देखनी भी नहीं है। नहीं वो तो देखनी चाहिए ही नहीं ना, है ना? नहीं वो तो नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। सर जो वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो बच गई है वो इनकम भी चली जाएगी, जो एक्सपेंस बच गई है एक्सपेंडिचर भी चली जाएगी। किसका? ये जो अभी वो इन्होंने दिया हुआ था इनकम एक्सपेंडिचर को उन्होंने अकाउंट में पूरा दिया हुआ था, हमने जितने कौन सा इनकम एक्सपेंडिचर? अभी तो सब्र तो करो ना, सब्र तो करो, अभी तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है। एडजस्टमेंट कौन सी आ गई? बस हो गई सर। 6 नंबर भी हो गई, 7 नंबर तो इंटरनल ऑडिटर की है। अब आपने यहाँ पर से चीज़ें नहीं उठाई हैं। क्या फंड फॉर कंस्ट्रक्शन उठा लिया? यस, 2 लाख यहाँ पे उठा लिया है, 8,000 भी सही तरह करके ले आए। ठीक है जी। एंडोमेंट फंड क्या 350 उठाया? नहीं उठाया। ओपनिंग कहाँ पे लिखेंगे? एंडोमेंट फंड 350। अभी तक हमारा मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने ही सॉल्यूशन से जो आया वो एक माइंडसेट के ऊपर आया कि यार नहीं, इनकम और एक्सपेंसेस किधर आने चाहिए, इसके यहाँ पे आने चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं आया ना, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। ये भी मुझे मेरे दिमाग में एक खलबली चल रही है जिसकी वजह से ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ रहा है। हाय, अच्छा जी आगे बढ़ें। ए अब सब्र तो करो, ऊपर कहानी। मैंने कौन कौन सी चीज़ें पिक की हैं? क्या कंट्रीब्यूशन फॉर एंडोमेंट फंड आई है? 450 नहीं, उधर नहीं ना लिखी, तो इसे उधर ले जाके क्या करोगे? मजीद कंट्रीब्यूशन के अंदर लिखोगे कि यार मजीद कंट्रीब्यूशन आई। क्या आई? कंट्रीब्यूशन 4,50,000 यहाँ पे आ गया। चीज़ें जो उनसी चीज़ें नहीं की वो तो सही जगह पे लेकर आनी है ना। ये हो गई। क्या कंट्रीब्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन फंड जो पैसे आए हैं ये लिखे हैं? नहीं। कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 1 लाख रुपया ये आ गया। एक 1,05,000 उठाया था, नीचे ले गए थे। सब्सक्रिप्शन नहीं, ये तो हो गई हुई है। फिर उसके बाद क्या 25,600 इवेंट बेस्ड नेट इनकम 25,600 क्या लिखा? नहीं लिखा। 25,600 क्या करोगे? यहां पे लिख दो इवेंट। इसके अगर एक्सपेंसेस बताए होते तो मैं इनकम को अलग कर देता और एक्सपेंसेस को अलग कर देता। सर इसके नेट नेट करके अब नहीं लिखना, पुराने ज़माने में नेट कर देते थे, अब नहीं करना। क्या बोल रहा हूँ? पुराने ज़माने के क्वेश्चंस के अंदर क्या कर देते होते थे? एक ही चीज़ के अंदर नेट ऑफ कर देते थे, सिंपल एनपी होता था। अब स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आपकी मेहरबानी क्या करना है? लहदा प्रेजेंट करना है, ग्रॉस बेसिस के ऊपर करना है। गल समझ लग गई है? पहले स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता था, तब हम कहते थे यार नेट पे ही कर देते हैं, आसान काम है। मैं खुद करवाता रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ। पिछले 7 साल से मैं क्या कर रहा हूँ? R1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो मैं ये करवाता रहा हूँ। तब स्टैंडर्ड नहीं था, अब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ने पर्टिकुलर कहा नहीं लहदा करो। मुझे दिया होता तो मैं लहदा कर देता, एक्सपेंसेस इधर ले आता और इवेंट की इनकम ऊपर ले जाता, लेकिन दिया नहीं हुआ। मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। अगर कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ मिलता मैं इसको लहदा कर देता। और कोई चीज़ है तो नहीं गई? ये इसमें इसके बाकी हिस्से रहते हैं। इनकम 50,800 उठा के नीचे लेकर गए थे, इन्वेस्टमेंट इनकम। उसमें से जनरल के लिए जो इन्वेस्टमेंट इनकम बाकी बची है वो निकाल कर लेकर आनी है। क्या यहां पर सारी चीजें निकाल दी हैं? एंडोमेंट फंड की भी निकाल दी। 15,000 लिख लिया ना हमने, लादा से लिख दिया, तो 21,300 बाकी की बच गई। इस 21,300 को क्या कर दोगे? यहां पे करके लिख दो इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है जी। अब आपने एक एक करके क्या किया है? इनकम के अंदर जो सी चीजें मिस हो गई हैं उनको तरतीब से उनकी रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर फेंकना शुरू किया है।
फिर आप एक्सपेंसेस में पहुंचे, एक्सपेंसेस किधर गए, एक्सपेंसेस 325 ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड 325, ये क्या कहानी थी जो यहां पे लिखा हुआ था, ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जनरल फंड, ये तो हवाओं में ऐसे खाम खाई एक काम किया गया, तो ये कंट्रीब्यूशन खुद ब खुद निकल कर जाएगी ना, ये कंट्रीब्यूशन आई हुई है यहां कहीं पर से, ये ट्रांसफर हो गया जनरल फंड में जा रही है, तो जाना ही उसने जनरल फंड में, तो इसको तो इग्नोर करते हैं। ऊपर जो इनकम पे कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल फंड दी उसे करना है क्या ऊपर दी हुई है, कोई किधर दी हुई है, कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल फंड टोटल इन्वेस्टेड इनकम से ऊपर हाँ ये 325 ये दी हुई है, ये यस, ये 325 यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं लिखी मैंने, ये 325 यहाँ पे लिखेंगे। सर इसको वहां पर जनरल फंड बेटा जनरल फंड में कभी भी अमाउंट ऐसे जा नहीं सकती, ये यहीं से होके जाएगी, डायरेक्ट नहीं जा सकती। जैसे मैं इसके ऊपर दिमाग में खलबली मच रही है ना, इसमें खलबली मच रही है, इसमें तो कंफर्म है जा ही नहीं सकती। 325 क्या लिखूं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन, ये आ गई, ये खुद ही सरप्लस में से हो गया, वहां पे पहुंच जाएगी सरप्लस के तौर पे। एक्सपेंसेस भी गए, ये भी गया, ये भी गया, 15,600 सैलरी का एक्सपेंस है, 15,600 सैलरी का एक्सपेंस, ये वाला, ये 15,600 यहां पे लिख देंगे। सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को हमने नीचे तोड़ा हुआ है, वो किधर गया, 1,05,000, 11,560 भी निकाल दिए थे, 8800 भी निकाल दिए, 84,640 बाकी बच गए, इस 84,640 को एक्सपेंसेस में लिख देंगे। और यहां पे इनकम का टोटल लगाएंगे, एक्सपेंसेस का टोटल लगाएंगे, सरप्लस आएगा, क्या आएगा जी, सरप्लस को उठाएंगे और वो किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जनरल फंड में, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। सर वो डेफर्ड लायबिलिटी थी, हाँ एक डेफर्ड लायबिलिटी अब आपकी मुकम्मल हो गई है, तो डेफर्ड लायबिलिटी कितने हो गई, 3,08,000, यहाँ पर 2,08,000 की बजाय 3,08,000 करेंगे और आंसर निकाल, हाँ निकाल देंगे, 3,08,000 तकसीम 20,000 6/12 7,700 ये इनकम के तौर पर आ जाए। अच्छा मैंने अब वो खलबली के ऊपर बात, मैंने स्टडी टेक्स्ट में कहीं पर नहीं देखा कि एंडोमेंट के यहां पर इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हो, क्या इनकम और एक्सपेंसेस कहीं पे मैंने नहीं देखे, ये मुझसे गलती हुई है। मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, मैंने वेरीफाई किया और मैंने जल्दी में अमाउंट देखी कि ये आ रही हैं और मैंने यहाँ पर टिक्का लगा दिया। जब इंसान यहाँ पर फुली इन्वॉल्व होता है ना, तो तब कई गलतियाँ अपनी भी पकड़ लेता है, जो दिमाग उतना नहीं चल रहा होता जब आप सिर्फ अकेले बैठे होते हैं। जब पढ़ा रहे होते हैं तब आप फुली इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर नहीं आने, कहां पर आने हैं, यहीं पे आने, एंडोमेंट से रिलेटेड। इनकम आ सकती है, लेकिन इनकम भी उसने बताया होगा कि टोटल इनकम जो आई है ना, इसमें से इतनी % इधर लेकर आनी है, इनकम का इतना हिस्सा इधर आना है। अदरवाइज ये ओल्ड हाउस एक मेन प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड ओल्ड हाउस की इनकम ये है, और उस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस ओल्ड हाउस के
ये है। इसमें अलहदा से अगर ये बता दिया होता क्वेश्चन के अंदर, जनाब जो बच जाएगा वो हमने इधर इनकम में फेंक देना है, तो फिर मैं एक नेट उठाता, इसको अलहदा से प्रेजेंट करता और उठा के नेट करके इधर ले जाता, अगर उसने कहा होता। अदरवाइज ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट ओल्ड हाउस में इस्तेमाल होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वहां पर यूज होगा, बाकी सारा खू खाता। ठीक है जी। सर वो क्लोजिंग बैलेंस जनरल फंड कितना आएगा, कंस्ट्रक्शन फंड का कितना आएगा ये निकाल दो ना, तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कितना 2-3 हज़ार का फर्क आएगा, एंडोमेंट और जनरल फंड में 2-3 हज़ार का, उधर से 3 हज़ार उधर निकल कर उधर चला जाएगा, बाकी आंसर मैच आएगा हमारा। अब 343,010 नहीं आएगा, यहाँ पे 15,000 जमा कर देते हैं, यहाँ से 11,560 जमा कर लेते हैं, और सरप्लस में 3,340 ऐड हो जाएंगे गालिबन। $3,340 ही बनते हैं ना, या 3,440 बनते हैं? 560 440 बनते हैं। $34,010 जमा 3,440, ये बेटा जी यहाँ पे आ जाएंगे, जमा 3,440, ये दोनों निकल जाएंगे, माइनस 3,440, तो ये 8 लाख का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा बेटा। ठीक है जी। और यहाँ पर 9,63,010 में 3,440 एडअप हो जाएंगे, 9,66,450 इसका बैलेंस आ जाएगा जनरल फंड का। क्या ये तो भाई 3,08,000 में से 77 माइनस कर देंगे एंट्री इनकम में ट्रांसफ़र करने की। सर यहाँ पर इनकम हमारे 7 आ रहे हैं, 1 2 4 7, और सॉल्यूशन के ऊपर 6 आ रहे हैं सर। तो बेटा 15,000 वाला ट्रांसफ़र किया ना, उधर लिखा मैंने नहीं सर, अच्छा 15,000 यहाँ से काट के उधर लिखा है ना मैंने, उधर, इसलिए इधर वाले सोल्यूशन में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, उधर 7 आ रहे हैं, एक यहाँ से काट दिया मैंने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में क्या था, झोल था। मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए था, प्योरीफाई करना चाहिए था, वो उस वक्त नहीं हो पाया जब मैंने क्वेश्चन रीड किया। मुझे बरमला कह रहा हूँ, ये टीए ने दिया, कहाँ से उसने उठाया कहाँ से नहीं उठाया, ख़ुद तो मेरा नहीं ख्याल बनाया होगा उसने, कहीं ना कहीं से उसने उठाया होगा, किसी फॉरेन बुक से या कोई डाटा लेकर या कहीं और से किसी और का। सर ये नेट एसेट ऐसे ऐसे ही बनते हैं, इससे इधर उधर नहीं आने। लैंड फंड आ सकता है, वो फिर पूरी जर्नल एंट्रीज कहानी है, वो रिवीजन क्लास ले लें मेरी, उसमें पूरी जर्नल एंट्रीज मैंने डिस्कस की हुई हैं। हाँ यूट्यूब पे, SBI के यूट्यूब पे अपलोड है, ग्रुप्स के अंदर बार बार दफ़ा फेंका हुआ है, भेजा हुआ है, रिवीजन के ग्रुप के अंदर फेंका हुआ है, दोबारा से भेज देते हैं, रिवीजन के ग्रुप में दोबारा से भेज देते हैं। हाँ नेट एसेट नहीं, उस पर पूरी जर्नल एंट्रीज, जिसमें जो कहानियाँ जो उनसी होनी है, ये इसकी इस पे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में क्या चीज़ जानी है क्या नहीं जानी, यहाँ पर लैंड फंड आ सकता है एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। क्या सर रिवीजन क्लासेस के लिंक तो भेज दें, उसमें मुझे कैसे पता लगेगा कि अच्छा ठीक, उसमें लिखा हुआ है, एनपीओ NPO का टॉपिक खोलो, का टॉपिक खोलेंगे तो उसके अंदर मौजूद होगा, पूरी डिटेल डिस्कशन है समरी फॉर्म में, क्रक्स जिसको कहते हैं ना, क्रक्स डिस्कस हुआ है। जो बच्चा एक दफ़ा ले ले और सही तरह से याद कर ले, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता देख लेना फलाने पैराग्राफ में देख लेना, नहीं, याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लॉजिक्स छोटी छोटी सी हैं, थोड़ी थोड़ी सी, एक ही लॉजिक के तहत सारा काम है।
ले जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अच्छा डिस्कशन रही आप लोगों के साथ, और आपकी फरमाइश के ऊपर एंड पर ASNPO का क्वेश्चन हमने बोर्ड के ऊपर भी सॉल्व कर दिया। ये बनता भी था, ये ज़रा सा टेक्निकल भी था, बनता भी था, कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।